हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं उन्होंने इतिहास को किसी भी रूप में एमजेसी आईसी एमडीसी किसी भी रूप में लिया होगा। तो आपके सिलेबस का देखिएगा, पहला यूनिट का पहला ही टॉपिक था जिसमें हमने छोड़ा था। आपको बताया था कि आपका जब तैयार करा देंगे पूरा ना, तो इस टॉपिक को हम अंतिम में कराएंगे। और इस टॉपिक को इसलिए अंतिम में हम करा रहे हैं, तो इसका रीजन है 2 यूनिट आपका खत्म कर दिए हैं, वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसको कर लीजिएगा तो एक सवाल आपका बनने का जो आने का जो संभावना है यहाँ से पूर्ण है। इसीलिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इसका हर एक जो पहलू है उसको हमने आसानी से समझाने और बुझाने का प्रयास किया है। आप इस तरीके से अगर पढ़ लीजिएगा तो यकीनन आप अच्छे से आंसर लिख पाइएगा। ठीक है, किसी भी किताब को देखिएगा तो वो बहुत ज़्यादा उलझा देगा आपको, और यहाँ हमारी कोशिश रहेगी चीज़ों को बारीक रूप से आपको समझा दें ताकि आप उसको लिख सके। ठीक है, तो बिना विलंब किए चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, और उसको जो लिखना है उस तरीके को आपको अपनाना है और उसी तरह से आप लिख के आइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए, प्रारंभिक एवं मध्यकालीन विश्व सभ्यता के स्रोतों के सर्वेक्षण पर प्रकाश डालें। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये पहला ही टॉपिक है सर्वे ऑफ सोर्सेस, जिसमें लिखा है एंसेंट एंड मिडाइवल वर्ल्ड, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन वर्ल्ड का जो है सर्वे ऑफ सोर्स करना था, यानी कि उसके स्रोतों का सर्वेक्षण करना था। तो यही क्वेश्चन आपसे बनेगा जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसको लिखिएगा कैसे, तो अब उसको देखते हुए चलिए। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसमें चीज़ों को समझा के आपको बता देंगे लिखना कैसे है, और इसको इसी तरह लिख के आ जाइएगा। ठीक है, और ये देखिएगा किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में जरूर यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ये बात तो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, प्राचीन विश्व में कई सभ्यताओं का विकास हुआ जो कि आप जानते हैं। चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, आपने बहुत सी सभ्यताओं को पढ़ा है अभी तक। ठीक है, उसमें आपने देखा था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन तमाम सभ्यताओं का विकास हुआ। तो वही चीजें हम लिखे हैं, तो आपको भी लिखना है ये मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ है। इन सभ्यताओं के अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है। पहली बात तो ये समझिए पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होता है ना जिसको आप टच कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल है तो मतलब क्या, मतलब कि जो भौतिक रूप से आपके पास अवेलेबल है, यानी जो लिखित रूप से हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके पास अवेलेबल है। जैसे कहीं हो सकता है भवन के रूप में हो, कोई कलाकृति के रूप में हो, जैसे कि कोई पेंटिंग वगैरह बना हो, तो ये भी आपका पुरातात्विक स्रोत है। हो सकता है कि आपके पास कोई बर्तन हो, तो वो भी पुरातात्विक स्रोत है। कोई हो सकता है कि आपके पास मुहर हो, तो वह भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। सिक्के हैं, ये तमाम चीजें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर इन्हीं पे कोई चीजें लिखी गई है तो वो साहित्यिक स्रोत का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए, पुरातात्विक स्रोत होता है और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब होता है, साहित्य मतलब होता है किताब कॉपी के रूप में लिखा हुआ। ठीक है, तो प्राचीन भारत में या प्राचीन विश्व में कोई भी चीज किताब कॉपी के रूप में नहीं लिखा होता था, बाद में ये चीजें होने लगी। तो पहली चीजें ये समझिएगा, कोई भी चीज को लिखेंगे प्राचीन विश्व के लोग, तो वो सबसे पहली बात हो सकता है कि मंदिर पर लिख देंगे, कोई मान लीजिए कि एगो टुकड़ा होगा पत्थर का उस पर लिख देंगे, या फिर हो सकता है कि वो इसके लिखने के लिए हो सकता है कोई मुहर बनाए उसी पे लिख दें। ठीक है, तो ये प्राचीन विश्व में ऐसा होता था। बट जो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और चीन में देखिएगा पेपर का विकास होगा, यानी कि पेपर बनना शुरू होगा, और फिर वहीं पे देखिए प्रिंटिंग प्रेस लगना शुरू होगा। तब लोग क्या करेंगे कि वो किताबों और पुस्तकों पर लिखना शुरू करेंगे। तो एकाएक नहीं करेंगे। देखिए पहले तो वो मिट्टी वगैरह हुआ, फिर हो सकता है क्या कि प्लेट वगैरह जो होता तांबा का, लोहा का, इस पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, तो ये लोग उसके बाद तार के पत्ते पर लिखेंगे, पेपीरस के पत्ते पर, पेपीरस एक बोला जाता था पत्ते का नाम, तो उस पे भी लिखते थे ये। और उसके बाद देखिए कपड़ों पर लिखना शुरू किया, और फिर बाद में ये लोग जो है ना, चीन में जब देखिएगा जो कागज का निर्माण होता है तो कागज के पत्तों पर लिखना शुरू करते हैं। तो यही होता है साहित्य। ठीक है, और पुरातत्व का मतलब हमने बता दिया, जिसमें बर्तन वगैरह जो भी आपको दिखता है वो पुरातत्व का हिस्सा है। तो एक एक करके उन चीजों को समझाएंगे, और कुछ कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि खाली खाली फैक्ट आपको भर देंगे, तो नहीं भरेंगे। ठीक है, आपको 2-4 फैक्ट देंगे और वही बता देंगे, इसमें 1-2 बात याद रख लीजिए और इसी को लिखिएगा। हमारा फोकस ये है कि आपको एग्जाम पास कराना। अभी हम ये ज्ञान देने के लिए आपके पास नहीं बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान देने के लिए बैठते तो आप अभी ले नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम 16 जो मई है इससे शुरू हो गया है, यानी 16 मई से आपका शुरू है।
तो आपको उसी तरह तैयार करा दें जो कि आप एग्जाम में लिख के आ जाइए। ठीक है, तो चलिए यही चीज आप समझ लीजिए कि दोनों पुरातात्विक और साहित्यिक दो तरह के स्रोत हैं, दोनों को हम समझा दिए और इन स्रोतों के माध्यम से प्राचीन विश्व की सभ्यता के बारे में जानकारी मिल पाती है। उसके बाद देखिए प्राचीन विश्व में सभ्यताओं का विकास जो हुआ वो लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और विश्व इतिहास में प्राचीन काल के बाद आप जो जानते हैं मध्यकाल का शुरुआत होता है। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बातें हैं कि जब टाइम पीरियड देखिएगा विश्व इतिहास का या भारत के इतिहास का, तो पहले होता है प्राचीन काल, उसके बाद होता है मध्यकाल और तब होता है आधुनिक काल। तो आपको जो है ना प्राचीन और मध्यकाल के ही बारे में, स्रोतों के बारे में पढ़ना है, ना कि उस दौर को पढ़ना है। उस दौर को पढ़ने लगिएगा तो मतलब आप इतना जान लीजिए कि 1 साल भी कम पड़ जाएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करते हुए। आपके सिलेबस में कुछ मेन मुद्दों पर पढ़ने की बातें की गई है, जिसका हमने 2 यूनिट ऑलरेडी खत्म करा दिया है। उसमें रोम की सभ्यता कराएंगे, तीसरा यूनिट खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हमारी कोशिश तो है ही कि हम आपके लिए काम करें, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं। तो उस काम को अगर आप कर दीजिएगा तो मजा तो और भी आ जाएगा। ठीक है, तो उतनी चीजें आप जान लीजिए कि मध्यकाल का शुरुआत हो जाता है प्राचीन काल के बाद। इस दौर के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको एपिक्स के बारे में बता देंगे, जिसको आप ध्यान में रख लीजिएगा और उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए उन्हीं चीजों को देखते हैं। इस स्लाइड को देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या नहीं तो इसके जो पीडीएफ है वो आपको कल सुबह में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ जितना पढ़ाए हैं उसको हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत, पहला स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत, उसको देखेंगे, फिर पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब जो होता है उसको समझिए। साहित्य का मतलब होता है लिखित रूप से। ठीक है, वैसा स्रोत जो लिखित रूप में अवेलेबल हो उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। इसको आप लिखिए, इसको हमने छोड़ा है क्योंकि देखिए जो हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं ना, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा लाभ होना चाहिए, क्योंकि वो पीडीएफ ले लेंगे। हम जान रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पीडीएफ केवल लेने के लिए आएंगे और पीडीएफ लेंगे, उसके बाद उनको वीडियो से कोई मतलब नहीं है। तो आपके लिए हम सहूलियत दे देते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लिखिए पुरातात्विक स्रोत, मतलब माफ कीजिए साहित्यिक स्रोत लिखिए। साहित्यिक स्रोत वैसा स्रोत जो कि लिखित रूप में हमारे पास अवेलेबल हो या उपलब्ध हो, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद देखिए यहीं से चीजों को इंटरलिंक कीजिए और जोड़िएगा, उसके बाद बातों को लिखिएगा। साहित्यिक स्रोत प्रारंभिक तथा मध्ययुगीन जो सभ्यताओं के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह रिकॉर्ड विभिन्न रूपों में लिखित रूप से प्राप्त होता है। यानी साहित्यिक स्रोत जो हमको प्राप्त होता है वो विभिन्न तरीके से प्राप्त होता है, जैसे शिलालेख पर लिखा हुआ हो, मिट्टी की गोलियों पर लिखा हो, पांडुलिपि के रूप में प्राप्त हो। तो ये सभी चीजें जो कि लिखित रूप में हमको प्राप्त होती है, इसी को साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिलता है, आपसे पूछेगा साहित्यिक स्रोत से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत से हमें सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और बौद्धिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ की सामाजिक जीवन, तो प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उनकी बौद्धिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत तो इतनी चीजें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। अब इसके अगले पार्ट को देखिए, यहीं से चीजों को समझिएगा और थोड़ा बहुत याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी हम आपको याद करा दें। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्यूनिफॉर्म लिपि में जो चीजें लिखी गई थी, यानी कि अभिलेख जो वहां लिखे जाते थे वो क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखे जाते थे। उसको बाद में पढ़ा गया, उससे क्या हुआ कि उस सभ्यता के इतिहास के बारे में जानकारी मिल पाया। जैसे कि हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपको बताया था कि उस समय कई एक मंदिरों पर कुछ चीजें अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण थी। तो वो किस लिपि में थी, तो क्यूनिफॉर्म लिपि में थी, जिसको बाद में पढ़ा गया। उसके बाद देखिए चीन की सभ्यता को देख लीजिए, तो उस समय क्या है, कन्फ्यूशियस क्लासिकल लिटरेचर जो लिखे गए थे, कन्फ्यूशियस इसका नाम होता था। ठीक है, तो ये कन्फ्यूशियस क्लासिकल लिटरेचर लिखे गए थे, जिससे चीन के धर्म और नैतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिस्र की सभ्यता में हेरोग्लिफिक लिपि में, यानी हेरोग्लिफिक लिपि में चीजों को लिखा गया, उससे भी हमें चीन की ये माफ कीजिए मिस्र की सभ्यता का जानकारी मिलता है। फिर आप जानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता का क्या है, तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि इस समय आप जानते हैं कि हड़प्पा और या सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि बोला जाता है उसको। ठीक है, उसमें चीजों को लिखा गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया है। इसलिए इस दौर की जो भी चीजें हैं उसको पुरातात्विक आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, ना कि साहित्यिक आधार पर, चूंकि वो चीजें पढ़ी ही नहीं गई है। यानी हड़प्पा सभ्यता में लिखित रूप से कई एक चीजें मिली है, लेकिन वो जो लिखी हुई चीजें हैं उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, जो कि अभाव सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग उसके बारे में लिखित तौर पर कोई जानकारी
इकट्ठा नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो यानी कहने का मतलब प्राचीन विश्व में जितनी सभ्यताएं उभरी उनकी लिपियों का चर्चा कर दीजिएगा, और उसी में कई एक चीजों को लिखा गया था जिससे हमें उस सभ्यता के बारे में, जिस लिपि का यूज जिस सभ्यता में हुआ उससे हम लोग को उस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ दिक्कत वाली चीज है नहीं, आपने पहले भी पढ़ा होगा और यही चीजें अभी रिवीजन हम कराए, ठीक है। तो अगली चीज को समझिए कि अगला चीज क्या है आपके लिए। अब देखिए यहां से शुरू होगा नया चीज, ठीक है। अब यहां से चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे अब देखिए यहीं पे हम समझाते हैं प्राचीन विश्व, अब हम आपको सभ्यता पूरा करा दिए एक जगह पे, साहित्यिक स्रोत जो पढ़ा है उसमें प्राचीन विश्व में जितना सभ्यता उभरा उसके साहित्यिक स्रोत को एक जगह करा दिए। अब कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जो है प्राचीन विश्व और मध्यकालीन विश्व को जानने के लिए अब उसको एक एक करके तोड़ के बता देते हैं। 4-5 ही है जिसको ध्यान में रख लीजिएगा, तो साहित्यिक स्रोत आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत समझिएगा कि सर को नॉलेज नहीं है इसीलिए वो नहीं बताए, हमने इसलिए नहीं बताया चूंकि आप लिख नहीं पाइएगा। हम कोशिश में ये है कि आपको उतना ही चीज दे दे जिससे कि आप परिपूर्ण हो जाएं और चीज को लिख के आ जाए। हमारा फोकस अभी देखिए एग्जाम पास कराने का है, आपको ज्ञानी बनाने के चक्कर में अभी हम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अभी आप हमको मत जज कीजिएगा कि सर ये करा दिए वो करा दिए, हमको जज कीजिएगा तो आपको लाभ अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी आप पास हो जाइए एग्जाम, उसके बाद जज कीजिएगा हमको बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम आपको बहुत समय देंगे, ठीक है। तो देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास को जब पढ़िएगा ना तो उसमें हम बताए थे वेद 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस सबको लिख सकते हैं। वेदांग है, फिर आप लिखिएगा अर्थशास्त्र है, किसकी है, कौटिल्य की है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है। इन सभी ग्रंथों से प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, तो उसको लिख दीजिएगा। यानी कि अब देखिए विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत का इतिहास छोड़िएगा नहीं ना जी, विश्व के ही इतिहास में तो भारत का इतिहास है, तो उसको लिखिएगा। दूसरा आप जब देखिए क्लासिकल ग्रीस और रोम के इतिहास को जब जानना होगा ना तो उसके लिए क्या होता है, प्लेटो, अरस्तु, हेरोडोटस, थुसिडाइटस की रचनाओं से यूरोप के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, डायरेक्ट लिख दीजिए। रोम का इतिहास जानना हो, क्लासिकल ग्रीस का इतिहास जानना हो तो प्लेटो का जो ग्रंथ है, अरस्तु का पॉलिटी है तो उससे जानकारी मिलती है, हेरोडोटस का है, हिस्टोरिका है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो समझे इस सब से जानकारी मिलती है। और प्लेटो का क्या है, द रिपब्लिक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इन ग्रंथों को याद रखिएगा। प्लेटो का द रिपब्लिक है, हिस्टोरिका किसका, हेरोडोटस का, अरस्तु का द पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। या नहीं तो आप एक और बुक का नाम बताइए, तो अरस्तु का 2 किताब का आपको पता होना चाहिए, तो आप बताइएगा कि पॉलिटिक्स एक में तो हमको जहां तक याद है कि वो है, और दूसरा क्या है आप बताइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनसे भी जानकारी मिलती है। दूसरी इस्लामिक ग्रंथ में आप देखिएगा कुरान होता है, हदीस होता है, इजमा और कयास। यानी कि इस्लाम जब आप पढ़िएगा ना, ये ग्रंथ के बारे में चर्चा हम करेंगे, राइज ऑफ इस्लाम जहाँ पढ़ाएंगे ना वहीं पे इसकी चर्चा करेंगे। और अब तो वीडियो आपको एकदम लगातार दे देंगे, क्योंकि 16 तक आपका बहुत कुछ क्लियर करा देंगे। मैराथन तैयार हो रहा है, थोड़ी दिक्कतें हो गई थी बारिश की वजह कर, नहीं तो हम शुरू करा देते पहले ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था इसलिए लाइन का डिस्टरबेंस था और हम लोग काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो हदीस, इजमा, कुरान, ये सभी को याद रखिएगा। कुरान, हदीस, इजमा, कयास इसी तरह याद रखिएगा। ये इस्लामिक ग्रंथ है, इसमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है, इस्लाम के जो रीति रिवाज हैं उनकी चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और भी साहित्यिक स्रोत में देखिए होमर कालीन जो एपिक है, जो कि हमने आपको बताया था, होमर के 2 एपिक के बारे में बताया था, यानी उसके 2 महाकाव्य, इलियड और ओडिसी किसका है, होमर काल का है, ठीक है। और होमर का है इलियड और ओडिसी, इससे भी हमें होमर कालीन इतिहास पर की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि होमर के 2 इतिहास के ग्रंथ जो हैं, यानी 2 ग्रंथ महाकाव्य जिसको बोलते हैं, उसको इतिहास का ग्रंथ मत बोलिएगा, उसके 2 महाकाव्य जो है इलियड और ओडिसी जो कि होमर के हैं, इससे भी उस समय की जानकारी मिलती है, ठीक। उसके बाद देखिए बाइबिल है, जिससे हमें जानकारी मिलती है धार्मिक स्थिति का, जो कि आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, आप पढ़िएगा। जब देखिएगा तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे बाइबिल का क्या योगदान है। तो बाइबिल है। उसके बाद देखिए ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी यूरोप के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इतनी चीज़ें आपको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत याद रखनी है। देखिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हैं, जितना दिए हैं उसको याद कर लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, यकीन मानिए आपको बेहतरीन नंबर मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना होगा, काम यही है कि आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो ये आपकी दिक्कतें हैं, ना कि मेरी, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग पुरातात्विक स्रोत को
देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि दो तरह के स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। तो एक था साहित्यिक स्रोत जिसको हम बता दिए। अब देखिए दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो लिखिए आप यहाँ पे एक लाइन आपको लिखवाएंगे, चूंकि हम जान रहे हैं कि आपको पीडीएफ जब देंगे तो आप ही को लाभ होगा, बट एक दो लाइन आप एक्स्ट्रा नहीं लिखिएगा तो आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो लिखिए पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जो कि हमें खुदाई के बाद प्राप्त हुए हैं, जिनके अंतर्गत आप लिखिए बर्तन, उसके बाद लिखिए इमारत, उसके बाद लिखिए सिक्के, उसके बाद मुहर, अभिलेख, ये सभी प्राप्त होते हैं। ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीजें आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर एक बार हम बोल देते हैं। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जो हमें खुदाई के बाद प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत भवन, उसके बाद लिखिए चित्रकला, उसके बाद लिखिए बर्तन, उसके बाद लिखिएगा आप अन्य सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जो कि विश्व के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। इतना चीज लिख लिए। दोनों बार बोले होंगे तो दोनों अलग अलग बोले होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक लिख लिए ना, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाइए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। अब हम लोग अभिलेख को देखेंगे। अभिलेख हम पहले ही बताए थे, अभिलेख है, सिक्का है, उसके बाद क्या बर्तन बताए थे, इमारत बताए थे, तो ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। तो अभिलेख में देखिए प्राचीन विश्व तथा मध्यकालीन विश्व को जानने के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कई एक अभिलेख मिले, लेकिन हम आपको पहले ही बताए कि अभिलेख जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, मुहर मिले हैं, ये सभी पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट उसको पढ़ा नहीं गया है। फिर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से कई एक बर्तन मिले हैं, जैसे कि देखिएगा आप सिंधु घाटी सभ्यता में कई एक आप देखिएगा मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसपे काला और लाल पॉलिश किया हुआ है, तो वो मिला हुआ है, लेकिन उससे कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है, जिसको मृद भांड बोलते हैं। ठीक है, इससे उसके आर्थिक गतिविधि का जानकारी मिलता है, लेकिन उस पे क्या लिखा है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। फिर मिस्र की सभ्यता पढ़िएगा तो वहां से कई एक इमारत, जैसे पिरामिड मिला था, गीजा का पिरामिड है, ये सब हम आपको पढ़ाए भी थे। तो पिरामिड जो मिलता था वह भी पुरातात्विक स्रोत का ही भाग है ना, तो वो ध्यान में रखिएगा। वहां के मंदिरों पर आप देखिएगा कुछ कुछ चीजें लिखी रहती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो वो सब जेगोरेट जिसको बोलते हैं, ये सब मिले हैं। तो ये सब क्या है, पुरातत्व का ही तो हिस्सा है। तो चलिए उन चीजों को देखते हुए चलते हैं हम लोग मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बर्तन तथा बर्तनों पर जो अभिलेख उत्कीर्ण है, उसके बाद वहां से देखिएगा क्या, बर्तन तो मिलवे किया है, उसके अलावा वहां से कुछ सिक्के मिले, उस पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो आप बोलिएगा धातु के सिक्के थे, नहीं, तो वो जो सिक्के होते थे ना वो मिट्टी के बनते थे मुहर के रूप में। ठीक है, तो वो सिक्का होता था, उस पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख लेना, जिनसे इन सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी ये जो सभ्यता के जो सिक्के वगैरह मिले हैं या अभिलेख मिले हैं, तो इससे किसकी जानकारी मिलेगी, तो इसी सभ्यता के बारे में मिलेगी ना। उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त हम्मुराबी का विधि संहिता बताए थे, तो हम्मुराबी का विधि संहिता ये भी जो है अभिलेख के रूप में है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अशोक का अभिलेख जो आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, अशोक का बहुत अभिलेख है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिएगा कि हमने बताया था दारा का अभिलेख है। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। डेरियस थर्ड जो हम बोले थे उसका भी अभिलेख क्या वो था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो कि हम पहले पढ़ाए हैं। तो उन सभी का अभिलेख जो है उसके सभ्यता या उसके इतिहास को जानने में मदद करता है। तो यानी सीधा मतलब ये है, अभिलेख जिस शासक का मिलेगा उस शासक के इतिहास को जानने में हमें सावधानी या यूं कहें तो आसानी होगी। ठीक है, तो ये अभिलेख हो गया, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला हो गया अभिलेख। इसको देख लीजिएगा, यही चीज लिखे हैं, इसमें ज्यादा बात नहीं बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो अब है भवन, जिसको इमारत बोलते हैं। तो प्राचीन विश्व में कई एक इमारतें मिली है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में, जैसे कि आपको हम एक एक करके बताते हैं। देखिए इमारत में देखिए, भारत में देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। मेसोपोटामिया से आप देखिएगा तो वहां से जिगुरेट मिलता था। तो जिगुरेट क्या होता था, वो मंदिर का जो शैली होता था, हम जो बताए भी थे। मेसोपोटामिया से जिगुरेट मिला है, मिस्र की सभ्यता से पिरामिड मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहनजोदाड़ो लिख दीजिएगा वहां से भवन मिला है। ये सब हम यहाँ पे जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्मारक विश्व के सभ्यताओं से मिले हैं, जिससे हमें वहाँ की वास्तुकला और वहाँ के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा
यूरोप में गॉथिक शैली में भवनों का निर्माण होता था। ठीक है, गॉथिक शैली जो होता है ना, वो एक ऐसा शैली है जो कि यूरोपियन कंट्री में ज्यादा प्रचलन में था, जैसे पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, ये सभी जगह पे प्रचलन में था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। उसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा, गॉथिक शैली वाला याद कर लीजिएगा, इसी में चर्च का निर्माण होता है। ठीक है, तो चर्च का निर्माण आप जानते हैं, जब वहाँ पे आप देखिए ईसाई धर्म का उत्कर्ष होगा, उसके बाद देखिए विश्व में चर्च का निर्माण होना प्रारंभ होगा। फिर आप मॉडर्न इंडिया देखिएगा तो भारत में भी चर्च का निर्माण होता है, गोवा वगैरह में, तो वो सब तो मॉडर्न इंडिया की बात है, लेकिन आपको मध्यकाल तक देखना है तो चर्च का निर्माण होना शुरू होगा। फिर इस्लाम का उदय हो जाता है, जो कि आप जानते हैं एक नया धर्म है इस्लाम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए मस्जिद का निर्माण होने लगेगा, मस्जिद बनाए जाने लगेंगे जिसमें मेहराब होता था, तो ये सब चीजें होने लगेंगी। पूरे विश्व में ये धीरे धीरे मस्जिद बनना शुरू होगा। तो मध्यकाल आते आते भारत में भी मस्जिद बनेगा, जो कि सबसे पहले कहाँ भारत में बना था मस्जिद, जानते हैं? नहीं जानते होंगे, सिंध प्रांत में, सिंध वाले इलाके में बना था। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे भारत में एंट्री करता है उसका, अरबों का आक्रमण जब होता है ना उसके बाद। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखिए कि बौद्ध जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार विश्व में होने लगा। उसी में देखिए अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण होगा, और उसमें कई एक चित्रकलाएं बनकर तैयार होंगी जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो यही चीजों को लिखे हैं बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इस्लामिक जो वास्तुकला में मस्जिद का निर्माण होगा। फिर उसके बाद देखिएगा बौद्ध कला में अजंता और एलोरा की गुफाओं में कलात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी, जिससे मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो ये हो गया भवन निर्माण। ठीक है, भवन के बाद आपको ध्यान में रखना क्या है, तो सिक्का। सिक्का का मतलब होता है जो पैसा आप देखते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये का सिक्का जो होता है, तो वही उस समय 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का नहीं चलता था। उस समय सोना चांदी जो है, तांबा है, उसके बाद आप देखिएगा कि उस समय का सिक्का जो मिट्टी का, ये सभी चीजों का सिक्का चलता था। इससे क्या पता चलता है जानते हैं? देखिए मान लीजिए कि सिक्का कोई प्राप्त हुआ, मान लीजिए आप राजा हैं और आपका सिक्का पटना में प्राप्त हुआ, तो इससे ये हुआ ना कि आप जो राजा फलना नाम के राजा हैं, ए नाम के कोई राजा हैं, उनका सिक्का पटना में प्राप्त हुआ, तो इससे ये होता था कि पटना में भी वही राजा शासन करता होगा। ठीक है, सिक्का से उसके आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, तो उसके भौगोलिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति का मतलब ये है कि वो कितना, यानी देख लीजिए जो जितना धनी होगा वो उतना ही महंगा सिक्का चलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो मिट्टी का सिक्का चलाता होगा, कोई अमीर आदमी है तो वो सोना का सिक्का चलाता था। ठीक है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। ठीक है, तो सिक्का में यही चीजों को ध्यान में रखेंगे, और विश्व के इतिहास को जानने में यह भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अब देखिए एक जो यहाँ पे मेन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि प्राचीन चीन में देखिए कंपास है, पेपर, बारूद और प्रिंटिंग प्रेस का विकास जब हुआ ना, तो उससे क्या हुआ, लेखन कला का विकास हो गया, और लेखन कला तीव्र गति से होने लगा। यानी पहले जो लिखा जाता था वो मिट्टी पे भी लिख दिया जाता था, फिर आप देखिएगा पत्थर पे लिखा जाता था, मंदिर पे लिखा जाता था, पिरामिड पर लिखा जाता था, तो ये जगहों पर लिखा जाता था। लेकिन जैसे ही पेपर का विकास हो जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो उसके बाद क्या होगा, चीजें लिखनी नहीं बल्कि छपाई काम उसका शुरू हो जाएगा, छपना शुरू हो जाएगा। और जब कोई चीजें छपना शुरू होगा ना, वो सस्ता हो जाएगा और वो लोगों को मिलना प्रारंभ होगा। जब हम बताएंगे आपको धर्म युद्ध के बारे में, तो वहां इन चीजों का वर्णन हम करेंगे, और वहीं पे आपको समझ में आएगा, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड जब आप पढ़िएगा ना, तो वहां पे देखिएगा यही जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो होता है ना, यही विकास जो है पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और यही चीजें जो है ना विश्व के लिए एक नई धरोहर बन जाएगी, जो जिसके आधार पर हम लोग पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आगे हम बताएंगे, बट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये चीन में इन सभी चीजों का विकास हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अंतिम में इसका निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष का मतलब होता है अंतिम प्रारूप, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक निष्कर्ष नहीं लिखिएगा तब तक क्वेश्चन समाप्त नहीं माना जाता है, उसको अधूरा कहा जाता है। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में लिखिएगा। निष्कर्षतः यहाँ गलत हो गया है, तो आप लिखिएगा निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि, यहाँ देखिए यहाँ भी गलत हो गया, कह सकते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास प्राचीन ग्रंथ, सिक्के, भवन, अभिलेख, ये तमाम चीजें उपलब्ध हैं, जिससे प्राचीन विश्व और मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त अभी भी अन्वेषण यानी खोज अभी भी हो रहा है, जिससे नई चीजें उभर कर आएंगी और विश्व का इतिहास हमें और भी स्पष्ट रूप से
देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा आंसर तैयार हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी बने, अगर आपसे पूछ दे कि प्राचीन विश्व के इतिहास को जानने के लिए स्रोतों का वर्णन करें तो यही आंसर लिखिएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रारंभिक एवं मध्यकालीन विश्व सभ्यता के स्रोतों का वर्णन करें तो यही लिखिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे लेकिन आंसर यही लिखिएगा, छोड़ के मत आइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जो जो चीजें बताएं उतना ही लिखिएगा। चीजें बहुत थी, इतनी थी ना कि हम इसको एक वीडियो में क्या बोले, आपको 2 घंटे का वीडियो बनाते तब भी खत्म नहीं होता है। लेकिन हम जान रहे थे कि अगर उतना डाल देंगे तो आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद जितना होगा उतना ही डालें, इसको याद कर लीजिए और इसी को लिख के आइएगा। आंसर एकदम पक्का होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इतने में ही आप अच्छे नंबर भी पा लीजिएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।